ओके, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट्स। आज हम चैप्टर 2 ऑफ सॉलिड स्टेट्स नेम स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड बोल्ट्जमैन आइंस्टाइन निबाय को स्टडी करेंगे। और ये हमारा लेक्चर इंट्रोडक्टरी है। इसमें सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में स्टडी किया। ओके, तो हमने स्पेसिफिक हीट इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ऑलरेडी स्टडी किया है कि स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोटोमिक गैस which is exactly equals to this 3 multiply Kb into 2 which is for per atom। और अब हम स्पेसिफिक हीट ही फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ सॉलिड, बिकॉज एज वी नो दैट के सॉलिड में एटम्स क्लोजली बाउंड होते हैं विद ईच अदर। ओके, तो उस केस में पर एटम स्पेसिफिक हीट हमारे पास होगी 3 इंटू के बी। सो इधर जो के बी है विच इज़ फाइंड आउट बाय बोल्ट्जमैन लॉ which shows Boltzmann constant, okay, or R which shows the ideal gas constant, which is known as law of Dölling-Pettit। okay, और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इन केस ऑफ डिफरेंट केसेस टेम्परेचर की डिस्कस करें कि एट रूम टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर ये लॉ होल्ड करता है या नहीं, तो तब हम इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें उन्होंने देखा है कि एक रूम टेम्परेचर में जब हमने कुछ मटेरियल्स को उठाया तो वो इस लॉ को होल्ड कर रहे थे। अब आप जैसे कि देख सकते हैं इस टेबल में शो हो रहा है कि एक्सेप्ट डायमंड जितने भी मटेरियल्स हैं वो डॉलन-पेटिट लॉ को जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, इट्स मीन के the values are very close to 3, which is exactly equals these 3, which is exactly equals to C over R, which is the ratio of both terms। okay, और अगर हम देखते हैं इसी इन्हीं मटेरियल्स को लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे हमारे पास ये लॉ होल्ड नहीं करता, मतलब कि जो मटेरियल्स हैं वो उनकी वैल्यूज़ डेविएट हो रही होती हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये लॉ एट रूम टेम्परेचर होल्ड करता है फॉर सम मटेरियल्स एक्सेप्ट डायमंड। और जबकि डायमंड की अगर बात की जाए तो डायमंड जो है, डायमंड को अगर ये लॉ होल्ड करवाना है, इस लॉ के लिए अगर डायमंड को होल्ड करवाना है तो हमें इस मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे रखना होगा, नॉट एट लो, नॉट एट बिलो, ओके, बट एट हाई टेम्परेचर these law holds, okay, for diamond। अब बोल्ट्जमैन ने एक लॉ कंस्ट्रक्ट किया, एक मॉडल कंस्ट्रक्ट किया जो इस लॉ को समझा रहा था सही से। मतलब कि इस मॉडल में उसने एक सॉलिड ही लिया, सॉलिड स्टेट ही ली, जिसमें उसने बताया कि एक एटम दूसरे नेबरिंग एटम के साथ बाउंड बनाता है। ठीक है, फिर उसने जब एक सिंगल पार्टिकल एटम को लिया, तो एक पार्टिकुलर एटम जो सिंगल है वो लिया, तो उसने देखा कि जो हमारे पास एटम है वो हमारे पास हार्मोनिक स्टेट में होता है। हार्मोनिक वो स्टेट होती है, वो मोशन होती है जो बिटवीन टू एटम्स, मतलब कि नेबरिंग एटम की वजह से आपस में एक तरह से वाइब्रेटिंग मोशन हो रही होती है। दिस इज़ द डायरेक्शन बिटवीन टू एटम्स। ओके, सो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने देखा कि हीट कैपेसिटी जो है वो 3 kb है पर एटम के लिए। फिर डॉलन-पेटिट में के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था। अब उसने ये कहा है कि आप एग्जांपल 2.31 भी देख सकते हैं, जिसमें आपने हार्मोनिक ऑसिलेशन पे देखना है, आपने उसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और या तो इक्विपार्टीशन थ्योरम के ज़रिए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब उसने कहा कि 1907 में, मतलब बोल्ट्जमैन तो पहले डिस्कवर हो चुका था, उसके बाद आइंस्टाइन ने अपनी जो इस चीज़ पे वर्कआउट किया था। उसने एक्चुअली कहा था कि मतलब कि ये मटेरियल्स जो से हैं वो एट लो टेम्परेचर पे क्यों नहीं लॉ को होल्ड करते। तो और डायमंड के लिए कहा था कि वो लो टेम्परेचर में या लो टेम्परेचर में एज अ रूम टेम्परेचर मतलब क्यों होल्ड नहीं कर रहे। फिर उसने इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स को कहा कि इम्पोर्टेंट है। अब आइंस्टाइन के एजम्पशन बोल्ट्जमैन से मिलती जुलती थी। ठीक है, उसने मज़ीद एज्यूम किया कि एटम हार्मोनिक होता है क्योंकि उसकी इंटरेक्शन होती है नेबर्स एटम से। फिर उसने ये कहा कि
मतलब हर एक एटम आइडेंटिकल होता है जिसकी ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी ओमेगा से ही शो होती है. दिस इज द आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी. ओके. The quantum mechanical problem for simple harmonic oscillator is in quantum. We know very well about the simple harmonic oscillator equation. Okay, but further he tried to determine the heat capacity for a single one-dimensional harmonic oscillator. When we talk about the atom of material, for per atom or for a number of atom we have, we can find out the specific heat capacity. Okay, so we have to find here the single one-dimensional harmonic oscillator. So for this, he used Einstein calculation. So let's go towards this. So this is the Einstein's calculation. Okay. Now we can see in next lecture. Stay connected with me. Okay.